तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल के बारे में। ऑलरेडी हमने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो आज हम रूरल डिस्कस करेंगे। तो देखो, पीआईबी में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई थी कि आउट ऑफ टोटल टारगेट है 2.95 करोड़, मतलब 2.95 करोड़ हाउस का जो टारगेट था उसमें से 2.93 करोड़ हाउस ऑलरेडी सेंक्शन हो चुका है और 2.41 करोड़ हाउस तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो 2.41 करोड़ हाउस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से तकरीबन अप्रॉक्स 64 लाख हाउसेज जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन के नाम पे है, ठीक है। तकरीबन 64 लाख घरें जो है ना ग्रामीण क्षेत्र में वो सिर्फ महिलाओं के नाम पे है और तकरीबन तकरीबन 1 करोड़, तकरीबन 1 करोड़ हाउस जो है ना वो जॉइंट नेम में है, वाइफ और हस्बैंड के, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसको आप याद रखिएगा। अब आते हैं हम स्कीम पे, ठीक है। देखो अभी एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि अभी तक टोटल सेंट्रल का जो शेयर है ना तकरीबन 2 लाख करोड़ तक सेंट्रल अपना शेयर दे चुकी है, ठीक है। और टोटल जो एक्सपेंडिचर अभी तक हुआ है वो है 3,11,000 करोड़। ये फैक्ट थोड़ा बहुत एग्जैक्ट तो याद नहीं हो पाएगा, 2 लाख 3 लाख करके थोड़ा बहुत दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इस स्कीम के बारे में। 2016 में ये स्कीम आई थी। अब बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन कौन से ईयर में आया था? याद आ रहा है? आया था 2015 में, ठीक है। हम एक काम करेंगे, हम कंपैरिजन करते हुए चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हमें ज़्यादा याद रह जाएगा। चलो, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उसमें क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, 2024 तक 2000 मार्च 2024 तक 2.95 करोड़ हाउस प्रोवाइड करना है, ठीक है। इनिशियल टारगेट ना 2018-19 तक 1 करोड़ का था, ठीक है, जो कि अब 2.95 करोड़ हो गया है, ठीक है। समझ आ रहा है? अच्छा देखो, ये जो स्कीम है ना ये मार्च 2024 तक चलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अर्बन प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन कब तक चलेगा? याद है? दिसंबर 2024। याद रखिएगा, ये इंटरेस्टिंग डेट इसलिए ना क्योंकि ज़्यादातर स्कीम जो है वो मार्च में ख़त्म होती है, ये दिसंबर तक चल रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अर्बन दिसंबर 2024 से एक्सटेंड किया गया, जबकि रूरल मार्च 2024 में खत्म हो जाएगा। डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। कंपेयर करते हुए चलेंगे ना, याद जल्दी हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। चलो, और अभी तो 2.95 करोड़ हाउस सैंक्शन हो चुके हैं, जिसमें से 60% जो है ना वो SC ST के पास होने चाहिए। SC ST को अलॉट होंगे 15%, 15% माइनॉरिटीज़ के लिए और कम से कम 5% पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए होगा। समझ में आया? 2.95 करोड़, 60% SC ST, 15% माइनॉरिटीज़ और एटलीस्ट 5% पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। बेनिफिशियरी की बात करते हैं। देखिए, जो इसमें बेनिफिशियरी का जो आइडेंटिफिकेशन होगा वो होगा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेसिस पे, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो कंडक्ट गवर्नमेंट ने कराया था उसके बेसिस पे बेनिफिशियरी का आइडेंटिफिकेशन होगा, पर उसको ग्राम सभा द्वारा वेरीफाई करवाया जाएगा। क्यों वेरीफाई करवाया जाएगा? क्योंकि 10 साल से ऊपर हो चुके हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कंडक्ट किए हुए, काफ़ी कुछ चेंज हो गया होगा, ठीक है। सो ग्राम सभा द्वारा इसका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें 13 पॉइंट एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है। अगर इन पॉइंट में कोई व्यक्ति आता है तो वो डायरेक्टली एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अब पूरे के पूरे 13 पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो हम सब देखेंगे। देखो, पहला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है कि अगर कोई व्यक्ति किसान क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल है और उसकी क्रेडिट लिमिट 50,000 या उससे ऊपर है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। देखो मैं बता रहा हूँ, किसान क्रेडिट कार्ड में ना आपको 3 लाख तक का लोन मिल सकता है, लेकिन 3 लाख का लोन सारे किसानों को नहीं मिलेगा ना, ठीक है। सबका अलग अलग क्राइटेरिया है। तो जो मार्जिनल किसान है ना, मार्जिनल किसान, उसको 5,000 से 50,000 तक का मिल सकता है लोन, ठीक है। उसको 50,000 से ऊपर का लोन नहीं मिल सकता, समझ रहे हो? तो सारे के सारे किसानों को 3 लाख का लोन नहीं मिलेगा, उसमें भी अलग अलग बाइफर्केशंस है, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, सारे किसानों को 3 लाख नहीं मिलने वाला। तो इसमें क्या है ना कि जिन किसानों को, जो किसान को 50,000 से ऊपर का लिमिट है वो एलिजिबल नहीं है, मतलब एक जो फार्मर 50,000 से कम की जिसकी लिमिट है किसान क्रेडिट कार्ड की वो इसमें एलिजिबल होंगे, मतलब अबव 50,000 को डायरेक्टली एक्सक्लूड किया जा रहा है। बात बात दिमाग में घुस गई कि नहीं घुस गई? बहुत अच्छा। दूसरा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है? अगर कोई फैमिली मेम्बर है जो 10,000 रुपये महीने से ज़्यादा कमा रहा है, उसको वो फैमिली एक्सक्लूड हो जाएगी।
फैमिली एक्सक्लूड हो जाएगी। कोई फैमिली मेम्बर भी है, अगर उसकी मंथली इनकम 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो आप इस स्कीम का फ़ायदा नहीं ले पाओगे। तीसरा तीसरा और बड़ा इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया है। सपोज करो आप गांव में रह रहे हो, ठीक है, आपके पास एक पक्का घर है, भली भली उसमें एक रूम क्यों ना हो, लेकिन वो पक्का है, ठीक है, पक्का रूफ है, पक्का वॉल है, भले वो एक रूम क्यों ना हो, आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपके पास पक्का घर है रूरल एरिया में, आप एलिजिबल नहीं हो। लेकिन अगर आप कच्चे हाउस में रह रहे हो, लेकिन उस कच्चे हाउस में जो रूम है ना वो दो से ज़्यादा है, उस कच्चे हाउस में जो रूम है वो दो से ज़्यादा है, तब भी आप एलिजिबल नहीं होगे। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एवरी रूरल हाउस होल्ड लिविंग इन कच्चा हाउस आर एलिजिबल अंडर दिस स्कीम। नहीं, ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि अगर आपके पास कच्चा हाउस है लेकिन उसमें अगर दो रूम से ज़्यादा है, तब भी आप एलिजिबल नहीं होगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, दिमाग में इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए ना 2017 में गवर्नमेंट ना इस स्कीम में एक सब स्कीम लेके आई, जिसको अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे 2017 में, ठीक है। चलो, एक कुछ कुछ ऑटोमेटिक इंक्लूजन क्राइटेरिया है। हमने ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन क्राइटेरिया पर लिया, अब कुछ ऑटोमेटिक इंक्लूजन क्राइटेरिया है। अगर कोई हाउस होल्ड है विदाउट शेल्टर, वो इस स्कीम में ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। अगर कोई डेस्टिट्यूट है या फिर कोई पर्सन है जो कि आर्म से जी रहा है, मतलब दूसरों से सहायता मांग के जीवन जी रहा है, तो वो इस स्कीम में डायरेक्टली इंक्लूड हो जाएगा। कोई मैनुअल स्क्वेंचर है, कोई प्रिमिटिव ट्राइबल है, या फिर कोई लीगली रिलीज बॉन्डेड लेबर है, वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन, ऑटोमेटिक इंक्लूजन क्राइटेरिया समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, आ गया। आगे चलते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करते हैं। प्लेन एरिया, अगर आप प्लेन एरिया में रह रहे हो 1.2 लाख का आपको असिस्टेंस मिलेगा, लेकिन अगर आप हिल एरिया में रह रहे हो 1.3 लाख का असिस्टेंस मिलेगा। चलिए बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में कितना असिस्टेंस मिलता था? कुछ याद आ रहा है? देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में डिफरेंट कंपोनेंट है, ठीक है। जैसे स्लम की बात करें, अगर स्लम का अपग्रेडेशन की बात हो ना तो 1 लाख रुपए मिलेगा। जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग की पार्टनरशिप में 1.5 लाख मिलेगा। कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? कोई टेंशन की बात नहीं, जाओ और आराम से वीडियो देखिए। देखो, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरी बातें ना आपके दिमाग में बैठ जाए। पढ़ना अलग बात है, जब आप किसी मैगजीन से पढ़ते हो ना, दिमाग में इतनी घुसता नहीं है बात। इसलिए मेरी कोशिश यही है कि मैं वीडियो बनाऊँ, ताकि आवाज़ सुन के ना जब बार बार आप उसको रिपीट करोगे ना, तो आप जल्दी से जल्दी उसको रिटेन कर पाओगे, रिटेंशन पावर आपका इंप्रूव होगा, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट ये है ना कि जब आप इस वीडियो को देखते हो तो कोशिश करो 1.25x या उससे ऊपर की स्पीड में देखो, क्योंकि थोड़ा धीरे धीरे बोलता हो ना तो बहुत कभी कभी मेरा बोरिंग सा हो सकता है लगे आपको। तो 1.25x या 1.5x पे देखोगे, थोड़ा स्पीड आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। चलो, बात करते हैं फंडिंग पैटर्न की। फंडिंग पैटर्न 60-40, 90-10, 100%। अब इसमें बात याद रखना, 60-40 प्लेन एरिया के लिए, नॉर्थ ईस्ट रीजन, 2 हिमालयन स्टेट और जम्मू कश्मीर। देखो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें मैं बता रहा हूँ। जनरली हम कोई स्कीम पढ़ते हैं ना तो उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक साथ आता है, ठीक है, चाहे वो 90-10 का क्राइटेरिया हो या फिर 100-0 क्राइटेरिया। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। 90-10 में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तो है, 2 हिमालयन स्टेट तो है ही, साथ में जम्मू कश्मीर में भी 90-10 का रेशियो है। लेकिन ऑल अदर यूनियन टेरेटरी विच डू नॉट हैव लेजिस्लेचर एंड इंक्लूडिंग लद्दाख, ये इसमें 100% है। इसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर का डिफरेंट कंट्रीब्यूशन है, डिफरेंट फंडिंग पैटर्न है, ये याद रखना। क्योंकि और किसी स्कीम में मुझे तो अभी तक नहीं मिला है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख का अलग अलग फंडिंग पैटर्न है। दोनों को जनरली एक साथ लिया जाता है। इस केस में जम्मू कश्मीर लद्दाख को अलग लिया जा रहा है। ये थोड़ा सा डिफरेंस दिमाग में रहेगा ना तो आप आंसर बिल्कुल सही करोगे, वरना कंफ्यूजन के जरिए क्वेश्चन गलत होता है हमारा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, अब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। देखो, जो हाउस अलॉट होंगे ना वो जॉइंट नेम में अलॉट होंगे, हस्बैंड वाइफ के जॉइंटली नेम में अलॉट होंगे, ठीक है, दोनों के नाम पे अलॉट होंगे हाउस, ठीक है। एक्सेप्ट अगर कोई विडो है या अनमेरिड है या सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है, तो उस केस में तो इंडिविजुअल के नाम पे हाउस जो है वो अलॉट होंगे। लेकिन जनरली जो है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के नेम पे जॉइंट अलॉट होंगे हाउस, ठीक है। स्टेट चाहे ना, स्टेट को फ्रीडम दी गई है कि भाई अगर स्टेट चाहे तो वो सिर्फ वुमेन के नाम पे भी हाउस को अलॉट कर सकता है, ठीक है। ये स्टेट के पास फ्रीडम है, ठीक है, ये स्टेट के पास फ्रीडम है। और जितने भी हाउस होल्ड है ना उनके जितने भी हाउस होल्ड है, वुमेन का मेंबर का नाम होना ही चाहिए, ठीक है, वुमेन मेंबर का नाम होना ही चाहिए ओनरशिप डिटेल में, ठीक है। शुरुआत में क्या था ना, जब शुरुआत में ये स्कीम आया था तो ये मैंडेटरी नहीं था, तो शुरुआत में बहुत लोग को ना जो मेल से थे उनके नाम पे बस हाउस हो गया है, तो वो अब फीमेल मेंबर को उनको अब ऐड करना होगा एज अ सेकेंडरी ओनर, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं मिनिमम साइज ऑफ हाउस की। मिनिमम साइज होना चाहिए वो 25 मीटर स्क्वायर होना चाहिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में मिनिमम साइज़ का कुछ पता याद आ रहा है? मिनिमम साइज़ उसमें क्या था? उसमें मिनिमम साइज़ था 30 मीटर स्क्वायर। मैक्सिमम कितना था? मैक्सिमम था 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम इस कंपोनेंट में आता है ये, ठीक है, जो कि 2022 में गवर्नमेंट ने इसको ख़त्म कर दिया है। ठीक है, चलो वैसे मैंने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। देखिए इसको मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी ओवर हो चुका है, लेकिन इसका नोट्स मैंने अपने वीडियो में बनाया हुआ है, आप उसको पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ जो इसमें ना कोई एप्लीकेशन, सेपरेट एप्लीकेशन नहीं देना आपको। ऐसा नहीं है कि आपको कोई एप्लीकेशन का फॉर्म भरना होगा आवास योजना ग्रामीण के लिए और आपको फिर घर अलॉट होगा, नहीं। जो परमानेंट वेटिंग लिस्ट है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट क्राइटेरिया के बेस पे और ग्राम पंचायत के बेस पे जो परमानेंट वेटिंग लिस्ट बनी होगी, उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई होकर आपको घर मिल जाएगा। तो कोई अलग से कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। और इस स्कीम को ना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के साथ कन्वर्ज किया गया है। तो जो टॉयलेट बनाने के लिए 12,000 रुपये मिलते हैं, इसका भी असिस्टेंस इस स्कीम में आपको दिया जाएगा, क्योंकि अब ये स्कीम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के साथ कन्वर्ज कर ली गई है। और कुछ स्कीम भी जिसके साथ कन्वर्ज हुआ है, जैसे पाइप ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन और मनरेगा। अगर मान लो कोई किसी का घर बन रहा है, वो मनरेगा वर्कर, तो हो सकता है उसको 90-95% डेज का काम मिल जाए। ठीक है, तो इन सारे स्कीम के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का कन्वर्जेंस हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया और है, जितना भी इसका एनुअल प्रोविजन है ना, 5% जो है ना वो स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए जाएगा। मतलब कोई लॉसेस, कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ के द्वारा कोई लॉस हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, तो जो 5% का जो टोटल ईयरली प्रोविजन है ना, 5% का ईयरली प्रोविजन ये स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए जाएगा। बाकी 95% तो घर बनाने के लिए जाएगा, 5% कोई स्पेशल प्रोविजन के लिए जाएगा। जैसे मान लो कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई, भूकंप आ गया, कुछ तबाह हो गया, तो वहाँ पे स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए 5% रिजर्व रखा गया है। ये आप याद रखिएगा। कुछ सॉफ्टवेयर है, आवास सॉफ्ट, आवास प्लस, बस का नाम याद रखिएगा। ये ज़्यादा इसमें डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए कि आवास सॉफ्ट और आवास प्लस, ये दोनों सॉफ्टवेयर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से रिलेटेड है। ठीक है, आवास सॉफ्ट एंड आवास प्लस। चलो अब बात करते हैं एक और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें ना एक रूरल मेसन ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। मेसन मतलब एक तरह से मिस्त्री बोल सकते हो। मतलब यहाँ पे ना मिस्त्रियों की ट्रेनिंग होगी, उनको स्किल प्रोवाइड की जाएगा। ठीक है, ताकि ये स्कीम जब खत्म हो, तो एटलीस्ट उनके पास कुछ स्किल्स हो, जिससे वो आगे भी अपना घर चला सके। ठीक है, तो रूरल मेसन ट्रेनिंग प्रोग्राम में टू ट्रेन एडुकेट नंबर ऑफ मेसन्स बाय मार्च 2024। ठीक है, चलो अब मान लीजिए कोई कोई ग्रीवेंस होता है। ठीक है, कोई ग्रीवेंस आता है, कोई शिकायत होती है, तो जो मनरेगा स्कीम है ना, उसके अंदर एक ऑम्बड्समैन का ऑलरेडी क्राइटेरिया है। वो सर्विस आप इस स्कीम में भी यूटिलाइज कर सकते हो। और जो भी शिकायत है, 30 दिन के अंदर उस शिकायत का निवारण होना चाहिए। 30 डेज के अंदर उस ग्रीवेंस का रिड्रेसल होना चाहिए। ये ग्रीवेंस का रिड्रेसल कैसे होगा? मनरेगा के अंदर जो ऑम्बड्समैन है वो इसका रिड्रेसल करेगा। ठीक है, मनरेगा के अंदर है। ठीक है, चलो हाँ, अब हमने बात करते हैं रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। देखो हमने बात की थी ना कि अगर आपके पास कच्चा घर है लेकिन 2 से ज़्यादा रूम है, आप एलिजिबल नहीं होगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए। तो ये सोच के सरकार जो है 2017 में रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम लेके आई। ठीक है, ताकि जो हाउस होल्ड एलिजिबल नहीं है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर, वो इस स्कीम का फ़ायदा लेके अपना घर बना सके या अपना घर अपग्रेड कर सके। ठीक है, तो ये स्कीम कब आया था? ये स्कीम था 2017 में, जस्ट 1 साल बाद। ठीक है, सेंट्रल नोडल एजेंसी कौन है? नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा चलो ठीक है पढ़ लेते हैं। देखो इसमें ना एक कंपेडियम है, पहले एक स्कीम भी है लेकिन इसमें ना एक कंपेडियम है, कलेक्शन है। इसमें होगा क्या कि जो वेरियस हाउसिंग के डिज़ाइन होंगे, कि 1.2 लाख 1.3 लाख का हमारा जो लिमिट है ना, तो उस हिसाब से ना घर का डिज़ाइन किया गया कि कौन से घर के डिज़ाइन आप कर सकते हो। तो ये पहल एक कंपेडियम है, एक एल्बम बोल सकते हो, जिसमें वेरियस घर का डिज़ाइन दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। पहल तो स्कीम तो अलग से है, हम उसको बाद में कभी पढ़ेंगे। अभी ये याद रखिएगा कि एक पहल कंपेडियम करके भी है प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल के अंदर। ठीक है, अब आते हैं स्कीम पे। तो देखो, ये जो रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है ना, इसमें सब्सिडी मिलेगा कितना? 2 लाख तक के लोन पे आपको 3% का इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा। लोन आप 2 लाख से ऊपर ले सकते हो। ठीक है, लोन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जो इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा ना, वो आपको 2 लाख तक के लोन पे ही मिलेगा। ठीक है, 3% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा। और जो मैक्सिमम टेन्योर है लोन का, वो 20 साल है। 20 साल है, और एलिजिबल आप इस स्कीम के अंदर तभी हो जब आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर कवर नहीं होगे।
ठीक है, कवर क्यों नहीं हो कि हमने एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, सो 14-15 मिनट की वीडियो बन चुकी है, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है फिर, थैंक यू।